नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां तेज रफ्तार वाहन खाई में गिर गया। बता दें कि 6 की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। रेस्क्यू टीम अस्पताल पहुंचा रही है। बता दें कि पतलौटे जाते समय झड़गांव में यह हादसा हुआ। खेनस्यू पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू चलाया, जिसके बाद घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो बड़ा अपडेट, जहां हल्द्वानी में बड़ा हादसा हो गया। एक बस जो है वो खाई में गिर गई। बता दें कि तेज रफ्तार वाहन खाई में गिरा, 6 की मौत हो गई है। कई घायलों को रेस्क्यू टीम ने अस्पताल पहुंचाया है। बता दें कि पतलौटे से जाते समय झड़गांव में यह हादसा हुआ है। खनस्यू पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। बड़ा अपडेट, बता दें कि हल्द्वानी में तेज रफ्तार वाहन खाई में जा गिरा, जिसकी वजह से 6 लोगों की जान चली गई। खनस्यू से पतलौट जाते समय झड़गांव में यह हादसा हुआ। बता दें कि खनस्यू पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो बड़ा अपडेट, जहां उत्तराखंड के हल्द्वानी में बड़ा हादसा हो गया। एक वाहन के खाई में गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। तो वहीं घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो बड़ा अपडेट, जहां हल्द्वानी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बता दें कि यहाँ तेज रफ्तार वाहन खाई में जा गिरा। खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं कई लोग घायल हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और इसी के साथ ही वहां इलाज उनका जारी है। तो वहीं उत्तराखंड में चुनाव के बाद लगातार जीत के अंतर को लेकर समीक्षा होगी। गढ़वाल में बढ़ सकता था जीत का अंतर। अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश कुदियाल को 1,63,503 वोटों से हराया है। इसी को लेकर उत्तराखंड में समीक्षा होनी है। बता दें कि अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश कुदियाल को बहुत कम अंतर से हराया है और इसी को लेकर समीक्षा होनी है, क्योंकि गढ़वाल में जीत का जो अंतर था वो बढ़ सकता था। अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश कुदियाल को बहुत ही कम वोटों के अंतर से हराया है और इसी बात को लेकर समीक्षा होनी है, क्योंकि गढ़वाल में कहा जा रहा है कि जीत का जो अंतर था वो और बढ़ सकता था। तो कहाँ कमी पेशी रह गई, कहाँ खामियां रह गई, इस पर समीक्षा होगी और चर्चा भी इस पर की जाएगी। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, बता दें कि अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश कुदियाल को बहुत ही कम अंतर से हराया है और इसी बीच समीक्षा बैठक में इस मुद्दे को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि गढ़वाल में जो जीत का अंतर था वो और बढ़ सकता था। गढ़वाल में जीत का अंतर बढ़ सकता था और इसी को लेकर समीक्षा बैठक होनी है। अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश कुदियाल को बहुत ही कम वोटों के अंतर से हराया है। बड़ा तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को हार के बाद पार्टी अब जल्द ही इसकी समीक्षा करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि जल्द ही इसकी एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी और प्रदेश के सभी प्रभारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद हार की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कांग्रेस प्रभारी के आदेश के अनुसार जरूरत पड़ी तो बैठक भी बुलाई जाएगी। बताते चले कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों की हार हुई है। प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को 5 सीटों में हार का सामना करना पड़ा है। ये करेंगे। अभी दूरभाष से अपने साथियों से बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके की टेबुलेशन सीट्स हमने मंगाई है, इनका हम आकलन भी कर रहे हैं। अपने द्वारा बनाए गए प्रभारियों की रिपोर्ट्स भी हमने मंगाई हैं और जो हुआ है, जो आपके माध्यम से भी चीज़ें आई हैं, उन सभी चीज़ों का आकलन करके एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे और आवश्यकता पड़ेगा या निर्देश अगर प्रभारी जी के होंगे तो निश्चित ही बैठक भी बुलाई जाएगी। पांचों सीटें अपनी कांग्रेस उत्तराखंड में गंवाई हैं, उसे लेकर समीक्षा यहां की जाएगी और साथ ही साथ जो रिपोर्ट है
वो आला हाईकमान को भेजी जाएगी। तो कांग्रेस की हार पर जल्द ही समीक्षा करेगी कांग्रेस उत्तराखंड में, और तीसरी बार कांग्रेस 5 सीटों पर हारी है। तो इसे लेकर जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को भेजी जाएगी और जल्द ही 5 लोकसभा सीटों पर हार को लेकर समीक्षा कर सकती है कांग्रेस। तो कांग्रेस की हार पर जल्द ही समीक्षा होगी, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में 5 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई है। कांग्रेस की हार पर जल्द ही समीक्षा होगी। बता दें कि उत्तराखंड में 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 5 सीटों में से एक भी सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज नहीं की है, और इसी को लेकर लगातार तीसरी बार सीटों पर कांग्रेस जो है वो हारी है। तो वहीं आला हाईकमान को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी और साथ ही साथ समीक्षा भी की जाएगी। तो कांग्रेस की हार पर समीक्षा बैठक होनी है। बता दें कि तीसरी बार कांग्रेस 5 सीटों पर हारी है उत्तराखंड में, और ऐसे में क्या वजह रही, कहाँ कमाबेशी रह गई, इसी को लेकर समीक्षा की जाएगी। और जो रिपोर्ट है 5 सीटों पर वो भी हाईकमान को भेजी जाएगी। तो कांग्रेस की हार पर जल्द ही समीक्षा हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार तीसरी बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हारी है। 5 की 5 सीट उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ से निकल गई हैं, और ऐसे में कहाँ कमी रह गई कांग्रेस की वजह से, क्यों वो लोगों से जुड़ नहीं पाई, इसे लेकर समीक्षा की जाएगी जल्द ही। और इसी के साथ ही कांग्रेस की हार पर जल्द ही समीक्षा होगी, रिपोर्ट भी हाईकमान को भेजी जाएगी। तो वहीं ससराल में ट्रैक पर 9 ट्रैकरों की मौत हो गई। वहीं 11 ट्रैकरों की रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट कर जान बचाई गई है। बता दें कि कर्नाटक महाराष्ट्र से 22 ट्रैकर्स का दल फंसा हुआ था, और मौसम खराब होने के चलते ट्रैकर्स रास्ता भटक गए थे। 29 मई को कर्नाटक और महाराष्ट्र के ट्रैकरों का 22 सदस्यीय दल मल्लासिला से कुश कल्याण बुग्याल होते हुए ससराल की ट्रैकिंग के लिए रवाना हुआ था, जिसके बाद वो वहाँ फंस गए थे। और वहीं अब तक 9 ट्रैकरों की मौत हो गई है। उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित ससराल की ट्रैकिंग के दौरान मौसम खराब हुआ, और मौसम खराब होने की वजह से रास्ता भटक गए ट्रैकर्स, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। 9 ट्रैकर्स ऐसे हैं जिनकी जान चली गई है। तो वहीं रेस्क्यू अभियान चलाकर 13 ट्रैकरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें से 11 को एयरलिफ्ट किया गया था, 2 को वन विभाग की टीम पैदल लेकर पहुंची थी। 5 के शव बुधवार को ही मिल गए थे, जबकि लापता 4 ट्रैकर्स के शव आज भटवाड़ी लाए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने पर एसडीआरएफ की टीम भी उत्तरकाशी पहुंच गई है। बता दें कि अगर टीम की माने तो आज वेंकटेश प्रसाद, पद्मांदा कृष्णमूर्ति, अनिता रंगपा और पद्मिनी हेगड़े के शव लाए गए हैं, जबकि सिंधु वाकिलेम, आशा सुधाकर, सुजाता मुंगरवाड़ी, विनायक मुंगरवाड़ी और चित्रा प्रणीत के शव बुधवार को लाए गए थे। उत्तरकाशी में 9 ट्रैकरों की मौत हो गई है, 13 की जान बचा ली गई है। क्या था पूरा मामला वो एक बार हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बीते 29 मई को कर्नाटक और महाराष्ट्र के ट्रैकरों का 22 सदस्यीय दल मल्लासिला से कुश कल्याण बुग्याल होते हुए ससराल की ट्रैकिंग के लिए रवाना हुआ था, और इसके बाद 2 जून को दल ससराल के खोखली टॉप बेस कैंप पहुंचा था। इनमें से 20 ट्रैकर्स 3 जून को ससराल के लिए रवाना हुए, लेकिन अचानक मौसम खराब होने से घने कोहरे और बर्फबारी के बीच फंस गए थे। तो वहीं समुचित व्यवस्था न होने से पूरी रात उन्हें ठंड में काटनी पड़ी थी, जिसके चलते 9 ट्रैकर्स की जान चली गई।
तो वहीं सितारगंज में उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की जीत पर सितारगंज में भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में मुख्य चौक पर लोगों को मिठाई बांटी गई। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे नेता को जिताने वाले कार्यकर्ता और वहां की जनता का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा जो शोषित वर्गित पीड़ित समाज का प्रत्याशी जीता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब पिछड़े समाज की आवाज़ संसद तक उठाई जाएगी। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ऊधम सिंह नगर में ये तस्वीरें जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जनता का धन्यवाद किया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। बहुत बधाई के पात्र हमारे वो कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और हमारे जितने भी साथी लोग हैं जिन लोगों ने आदरणीय हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को चुनाव लड़वाया। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने नेता को संसद में पहुँचाया, क्योंकि उनको आवश्यकता थी आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी। जिसके उपलक्ष्य में आज हम हमारे जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं सब लोगों में उत्साह है और लोगों को खुशी इस बात की है कि भाई हमारा नेता जो है, हमारा नेता नहीं जीता है बल्कि शोषित वंचित पीड़ित और पिचासी का समाज जीता है। इसलिए फक्र और गर्व की बात है। इसलिए सलाम करूंगा मैं ऐसे लोगों को जिन लोगों ने आदरणीय हमारे नेता को संसद में। सितारगंज से तस्वीरें जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जनता का धन्यवाद दिया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। चंद्रशेखर आजाद की जीत पर यहां मिठाइयां बांटी गईं। उन्होंने कहा कि अब जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो सुविधाओं से वंचित रह गया था, वो अब संसद तक उसकी आवाज़ पहुंचेगी और अब वो शोषित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर संसद तक उसकी आवाज़ पहुँचती है तो उसके लिए जो आगे कदम हैं वो उठाए जाएंगे। सितारगंज की तस्वीरें हैं जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जनता का धन्यवाद किया है। बता दें कि यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो है मिठाई बांटते नजर आए और लोगों का धन्यवाद भी उन्होंने किया है। तो चंद्रशेखर की जीत के बाद यहाँ जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे उन्होंने मिठाई बांटी आपस में और जनता को धन्यवाद भी दिया। तो वहीं देहरादून के पहाड़ी जिलों में आज बारिश हुई और ओला गिरने के आसार बताए जा रहे हैं। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से दून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि लगातार जिस तरह से पहाड़ों पर गर्मी की वजह से आग लगने की जो घटनाएं सामने आ रही थी, उनसे अब कहीं ना कहीं निजात जो है वो लोगों को मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई जा रही है। पहाड़ी जिलों में जोरदार बारिश हुई है और इसी के साथ ही जो गर्मी से लोग परेशान थे उससे कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई नजर आई है। और साथ ही अगले 2 दिन तक बारिश की आशंका भी जताई गई है और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार जिस तरह से उत्तराखंड से खबरें आ रही थी जंगल जलने की, पेड़ पौधे जलने की, अब कहीं ना कहीं उससे राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार गर्मी की वजह से आग जंगलों में फैल रही थी। और ऐसे में अब जो है मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बारिश को लेकर 2 दिनों तक यहाँ बारिश रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी थी और जो आग लगने की समस्याएं थी, जो आग लगने की घटनाएं थी, उन पर अब कहीं ना कहीं जो है वो अंकुश लग जाएगा। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्योंकि पहाड़ी जिलों में जोरदार बारिश हो रही है और आगे भी 2 दिन तक बारिश होने की आशंका जताई गई है। हाँ, देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि मौसम ने कुछ करवट ली है और खासतौर पर पहाड़ी जिलों की अगर बात करें तो रोज शाम को लगभग रोज बारिश वहां पर हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। मौसम काफी ठंडा पहाड़ी क्षेत्रों में हो चुका है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में तपिश अभी बनी हुई है।
देहरादून और अन्य मैदानी जिलों की बात करें तो कल देर शाम थोड़ी सी बारिश जरूर हुई थी, जी लेकिन सुबह से फिर उमस हो रही है और संभवतः शाम तक बारिश हो जाएगी। लेकिन उतना असर मैदानी जिलों में नहीं देखने को मिल रहा है बारिश का, जितना पहाड़ी क्षेत्रों में है। और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जो है शाम को बारिश हो रही है, तो तापमान में काफी गिरावट आई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। अगले 2 दिनों तक भी उत्तराखंड में बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई गई है, तो संभवतः माना जा रहा है कि थोड़ा सा तापमान में गिरावट आएगी और लोग राहत महसूस करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों से खबरें आ रही थी गर्मी की वजह से, जंगल जो है वो जल रहे थे और ऐसे में लोग भी परेशान थे गर्मी की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं अब राहत लोगों को मिल गई है। लेकिन बारिश की वजह से भी पहाड़ी क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है जितेंद्र। देखिए, विकट भौगोलिक परिस्थिति है और उत्तराखंड में हमेशा से ऐसा मौसम होता है कि अगर अत्यधिक भीषण गर्मी हो गई तो उससे भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और अत्यधिक बारिश भी हो गई तो भूस्खलन जैसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। चारधाम मार्ग पर भी अभी 1-2 घटनाएं भूस्खलन की हुई हैं, जहां कहीं रोड से पत्थर गिरने से कोई घायल हो गया है, किसी गाड़ी के ऊपर चट्टान से पत्थर गिर गए हैं, कहीं लैंडस्लाइड होकर रास्ता अवरुद्ध हो गया है। तो ये सब दिक्कतों का सामना भी जरूर करना पड़ता है, लेकिन समय के साथ साथ हमेशा ये चीजें बनी रहती हैं और उसको निदान के लिए भी जो संबंधित विभाग हैं त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो इन सब चीजों के बीच ही यहाँ की जो दैनिक जीवनचर्या है वो चलती है। लिहाजा ये एक रूटीन प्रक्रिया में आ गया है कि अगर अत्यधिक बारिश होगी तो पहाड़ी क्षेत्रों पर भूस्खलन जैसी घटनाएं जरूर देखने को मिलेंगी। कभी कभी भयंकर दैवीय आपदा का प्रकोप भी उत्तराखंड को झेलना पड़ता है, लेकिन संभवतः इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काफी लंबे समय बाद बारिश हो रही है और बारिश भी बदस्तूर लगातार जारी नहीं है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसी घटनाएं होनी कम संभावनाएं हैं। इतना जरूर है कि रोज जो बारिश हो रही है और उससे थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना पहाड़ वासियों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने कहा जितेंद्र, क्योंकि बारिश होती है तो परेशानियां बढ़ती हैं, मुसीबत बढ़ती है, लेकिन बारिश होने से पहले प्रशासन की ओर से क्या कुछ मुस्तैदी नज़र आती है, क्या कुछ गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी की जाती हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ये ज़रूरी हो जाता है जितेंद्र? देखिए, वो जरूरी दिशा निर्देश पहले से ही जारी रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो संबंधित विभाग है आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए, वो मुस्तैद रहते हैं। पूरे चारधाम यात्रा मार्ग पर अभी जो उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग है, उनकी पूरी टीमें तैनात हैं। किसी भी प्रकार की कोई अगर खराब स्थिति उत्पन्न होती है तो जल्द से जल्द उस पर नियंत्रण किया जा सके और नुकसान को कम से कम किया जा सके, इसके लिए अपनी रणनीति विभाग बना के रखता है। जगह जगह कैंप करता है, जरूरी जो उपकरण है वो रहते हैं। रोड अगर ब्लॉक होती है तो उनको हटाने के लिए पूरे यात्रा मार्ग पर जेसीबी जगह जगह खड़े कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं रहती हैं, पहले से ही मौसम के आने से पहले से ही इन सब व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाता है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जाती है। विभागों के टच में संबंधित विभाग के मंत्री हों या खुद मुख्यमंत्री हों रहते हैं और हर चीज का अपडेट लेते रहते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहिएगा हमारे साथ। अगली ब्रेकिंग न्यूज का हम रुख कर लेते हैं देहरादून से, जहां देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री, प्रवक्ता, मीडिया सह मीडिया प्रभारी मौजूद रहेंगे। ये जनादेश उत्तराखंड का विकास है और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये चुनाव ऐतिहासिक होने के साथ साथ विकसित भारत का निर्माण और विकसित उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का जनादेश है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जनादेश 140 करोड़ और 1 करोड़ 25 लाख उत्तराखंड के विकास का जनादेश है। और साथ ही ये भी कहा कि परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला है और ये आंकड़े संतोषजनक हैं और तुलना करने वाले हैं। 2022 के विधानसभा मुकाबले में 61 विधानसभा आगे रहे, 14 ज्यादा जीती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 23 हारी थी और टिहरी सांसद चौथी बार लगातार जीते हैं। तो लगातार अजय टामता तीसरी बार लगातार जीते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नैनीताल सांसद अजय भट्ट दूसरी बार लगातार जीते हैं। अध्यक्ष प्रदेश स्तर पर बनाई जाएगी टीम और 90% से ज़्यादा मत जो है वो उत्तराखंड सरकार को मिले हैं।
इसी खबर पर हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, थोड़ी देर में जनादेश जिस तरह से उत्तराखंड सरकार को मिला है और लगातार तीसरी बार जीत हुई है, क्योंकि कांग्रेस जो है एक भी खाता एक भी सीट पर खोल नहीं पाई इस बार। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तराखंड बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मीडिया से मुखातिब हुए और इस अवसर पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई गठबंधन तीसरी बार देश में अपनी सरकार बना रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है और अपने आप में एक ऐतिहासिक पल ये होगा। लोकसभा चुनाव में एनडीए को जो जनादेश मिला है वो प्रधानमंत्री द्वारा किए गए जो विकास कार्य है उनके जरिए उनके बूते ये जनादेश मिला है। लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत का भी एक आधार है, जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश को एक विकसित भारत के रूप में ले जाना है, तो उसका भी एक आधार है। और प्रधानमंत्री मोदी के जो सपने हैं, जो काम अधूरे रह गए थे उस तीसरे कार्यकाल में अब उनको पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जो इंडिया अलायंस है उसकी हार है। इंडिया अलायंस पूरा देश के जितने भी दल हैं वो एक तरफ थे और एनडीए दूसरी तरफ था। कुल मिलाकर जितनी अकेली बीजेपी सीट लाई उतने ये पूरे दल मिलकर भी उतनी सीटें नहीं लाई और वो अपनी हार स्वीकार करने को राजी नहीं है, बल्कि मोदी की जीत पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सी स्थिति उन्होंने बताया कि इंडिया अलायंस पर आंकड़ों को भी मिला दे तो वो बीजेपी के बहुमत के आंकड़ों से भी बहुत पीछे हैं और तमाम तरह के जो सवालात हैं वो मोदी के ऊपर उठा रहे हैं, एनडीए की सरकार के ऊपर उठा रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पहले जो इंडिया गठबंधन है उसको अपनी स्थिति को देखना चाहिए, फिर उसको दूसरे पर सवाल उठाने चाहिए। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह 2024 में अगर बात की जाए तो लोकसभा सीट 5 जीत ली हैं, लेकिन विधानसभा जो सीटें थी 10 उन पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था बीजेपी को, तो क्या वजह रही? देखिए, देश का चुनाव जो केंद्रीय मुद्दे होते हैं उन पर आधारित होते हैं और स्थानीय जो विधायकी के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, वो काफी हद तक कैंडिडेट पर भी डिपेंड करते हैं। विकास कार्यों के तो होते ही हैं, लेकिन कैंडिडेट पर भी डिपेंड करते हैं और कहीं पार्टी की अंदरूनी जो खामियां हैं वो सब भी होती हैं। कैंडिडेट उस क्षेत्र के अनुरूप पार्टी ने खड़ा किया कि नहीं किया उस पर भी होता है, पिछले किए गए कार्यों को भी देखा जाता है। तो तमाम तरह के ये हालात होते हैं जिसमें स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है विधायकी का। देश का चुनाव केंद्रीय योजनाओं, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर होता है, इसीलिए बड़ा अंतर इसमें देखने को मिलता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं भगवान बद्री विशाल के दर्शन को पहुंचे ज्योतिदा पीठीदासर शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज। बता दें कि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। आज ज्योतिष मठ से श्री बद्रीनाथ पहुंचे थे। साकेत चौराहे से शंकराचार्य संपूर्ण भक्त मंडली के साथ श्री बद्रीनाथ मंदिर सीधे मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं से मिले। इस अवसर पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने शंकराचार्य का अभिनंदन किया और साथ ही फूलमाला भी पहनाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिनेशपुर से है, जहां औषधि निरीक्षक द्वारा नगर के दवा विक्रेताओं पर छापेमारी की गई, जिससे दवा विक्रेताओं के बीच हड़कंप मच गया। इस दौरान कई मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर दवाओं के सैंपल लिए गए। जिले के औषधि निरीक्षक और चिकित्सा अधिकारी की टीम ने दिनेशपुर क्षेत्र के 3 मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। इस दौरान 2 मेडिकल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। दिनेशपुर में चिकित्सा अधिकारी दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, जहां कई दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए गए। 3 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई और इसी के साथ ही कार्रवाई भी करते हुए नजर आए। अभी तक 3 दुकानों पर छापामारी की कार्रवाई करी। 2 दुकानों में लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति कर दी गई है। एक दुकान से हमने नमूना लिया परीक्षण हेतु। जिस दुकान पे हैं इसको मौके में बंद भी कराए जा रहे हैं। बाकी जो दुकानें बंद हैं
उनके खिलाफ भी हम अपने औषधि निगरानी प्राधिकारी को चिट्ठी लिखेंगे कि इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए, जो बंद करके भागे। इस प्रकार साइकोट्रॉपिक और मन प्रभावी औषधियों का मौके पर बिल नहीं दिखाया गया है और कुछ कंसेशन अनहाइजीनिक कंडीशंस में है, फार्मासिस्ट का भी नहीं पता चल रहा है। तो इस अनियमितताओं के कारण इस दुकान को बंद कराया जा रहा है। स्वास्थ्य मेडिकल का लाइसेंस निलंबित करने की संस्कृति की गई है, क्योंकि उसमें हमें सेल परचेज वही साइकोट्रॉपिक्स का नहीं मिल पाया और पूरी अनहाइजीनिक कंडीशन में दुकान है। अगली खबर जसपुर से है, जहां कृषि विभाग ने मृदा कार्ड में चयनित नामों को लेकर किसानों को लाभ दिया गया। बता दें कि किसानों को 5 किलो जिंक, 5 किलो सल्फेट सहित 10 किलो की मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व दवाइयां वितरित की गईं। वहीं इस संबंध में प्रभारी कृषि ओमपाल सिंह ने बताया कि आज इन दवाइयों को गांव में बांटा गया है। इसके बाद अन्य गांव में भी किसानों को बांटा जाएगा। तो वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकुल मैदान में आए श्रद्धालुओं को बांटे भोजन के पैकेट। बता दें कि चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकुल मैदान में जमा हो रहे श्रद्धालु जिन्हें भोजन बांटा गया। निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज आगे आए, जहां रविंद्रपुरी महाराज ने श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराया। आपने देखा होगा लाखों की संख्या में हजारों यात्री है और हमने देखा यात्री जो बहुत परेशान है, इसीलिए मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट सामने आ गया और जो भी सेवा हमसे हो पाएगी, भोजन की सेवा हमने अपनी जिम्मे ली हुई है और भोजन की सेवा जब तक यात्री चलेगा तब तक मनसा देवी ट्रस्ट भोजन की व्यवस्था करेगा। काफी ज्यादा भीड़ है, रजिस्ट्रेशन को लेकर के रजिस्ट्रेशन बढ़ानी चाहिए। इस जगह सरकार का पूरा प्रयास है, सरकार अपना पूरा काम कर रही है। जब इतनी जनता आज भी सरकार क्या करेगी, इसीलिए हम सबको जितने भी हम लोग हैं सबको एक होना पड़ेगा। सब इकट्ठे होकर के जो सेवा हमसे होगी वो सेवा करनी चाहिए। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।